सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीति पांडे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे श्रोता हैं, सुनने वाले साथी हैं, सीखने वाले साथी हैं, उन सभी को नमस्कार। तो आज जो आपका विषय है देखिए, वो है अलंकार, जो कि कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। अलंकार के भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, आराम से समझ लीजिए। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई तो आराम से आपको इसमें जो है ना, पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो अलंकार समझते हैं हम। अलंकार का अर्थ। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब गहना, ज्वेलरी। जैसे हम गहने पहन करके सुंदर दिखते हैं ना, जैसे मनुष्य गहने पहन के या सजावट की सामग्री का प्रयोग करके सुंदर दिखते हैं, वैसे ही कविता भी अलंकारों का प्रयोग करके सुंदर दिखती है। ठीक है। कविता में भी अलंकारों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वह सुंदर दिखे, सुंदर सुनाई दे। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले साधन क्या कहलाते हैं? अलंकार। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए अलंकार किसे कहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बस उसमें 4 विकल्प रहेंगे और उसमें आपको लिख देना होगा सही। मान लो अगर दिया हुआ है कि अलंकार, देखिए हमारा नया पेज भी शुरू हो गया। अलंकार किसे कहते हैं, तो उसमें कुछ परिभाषाएं दी होंगी, आपको वो समझ के लिखना है कि सजावट की सामग्री को अलंकार कहेंगे। अब ये 5 प्रकार का है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ये अर्थालंकार में आता है। ठीक है। अर्थालंकार में शब्दालंकार आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। पहला, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के समान कर दी जाए तो वो होता है उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार जो होता है, इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, ठीक है, समान विशेषता और वाचक शब्द। सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ उपमा अलंकार पहचानने का, वो ये होता है, अगर किसी पंक्ति में सम, सा, सी, से, ये शब्द, समान, सरिस, ये सारे शब्द यूज़ हो रहे हैं, मतलब सारे में से कोई एक शब्द आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये कुछ और नहीं है, उपमा अलंकार है। ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। और उपमा अलंकार का जैसे उदाहरण कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है। उसका चेहरा चांद सा है। अब चेहरा को किसकी तरह बताया गया है? चांद सा है। ठीक है। मतलब चांद तो देखिए बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। और चेहरा चेहरा किसी का भी चेहरा सामान्य चेहरा होता है, तो उसकी तुलना चांद से कर दी गई, तो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ से कर दी गई। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सा शब्द भी है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। समझ गए? इसके अलावा जैसे कि वह, उसकी आंखें हिरण की तरह हैं, हिरण की आंखों की तरह हैं। ठीक है। या फिर वह बच्चा फूलों सा है, वह फूलों सी कोमल है। अब यहाँ पे सासी से शब्द आ रहा है ना, तो आप इससे समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है। सबसे आसान तरीका यही है पहचानने का। इसको ध्यान रखना एग्जाम में कि अगर कोई भी पंक्ति दी है, जैसे आपके सिलेबस में तुलसीदास जी की एक पंक्ति भी है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। अब इसमें सम शब्द आया है ना, तो सम शब्द आने का मतलब है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब वज्र, सम मतलब सम, समान, वचन मतलब शब्द, तुम्हारा तुम्हारे। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं ना कि तुम्हारे वचन किसकी समान है? करोड़ों वज्रों के समान है। तुमको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, तुम केवल बोल दोगे और लोग मर जाएंगे, क्योंकि भाई तुम इतना खतरनाक, इतने तीखे शब्द बोलते हो कि किसी को भी मार सकते हो अपने शब्दों से। ठीक है। ये कौन बोलता है? लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आप देखिए कि उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान
और समान विशेषता और वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं। ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा की जाए। वैसे इतना नहीं पूछते हैं, कुछ परिभाषा पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है। उपमेय, लेकिन फिर भी जान लीजिए, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। अब एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर, पीपर पात सरिस मन डोला। मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, वो क्या हो गया? उपमेय। अब जैसे मन क्या है? मन की उपमा दी जा रही है ना। पीपर पात सरिस, सरिस मतलब समान, मन डोला, मन की उपमा दी जा रही है, इसलिए मन यहाँ पर क्या है? उपमेय है। मन की उपमा किससे दी जा रही है? पीपल के पत्ते से। पीपल का पत्ता तो सबको पता है, मतलब एक तरह से प्रसिद्ध चीज है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया उपमान। ठीक है। अब डोलना, मतलब पीपल का पत्ता जैसे हवा में डोल रहा है ना, वैसे मन भी डोल रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ पर डोलना का जो है ना विशेषता है, समान विशेषता। और जो सरिस शब्द आया है वो क्या है? सामान्य शब्द, मतलब जो वाचक शब्द है ना वो है। तो सम सा सी से सरिस, सा से समान, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आते हैं तो बस तुरंत पहचान जाना है कि उपमा है। तो उपमा अलंकार आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, और जो भी छोटा मोटा जो डेफिनेशन आपको दिख रही है वो लिखते जाइएगा। नेक्स्ट उपमान। उपमेय के बाद उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु से व्यक्ति की उपमा दी जाए। जैसे मैंने बोला कि वो चांद सा सुंदर है, वह चांद सी सुंदर है। चांद प्रसिद्ध है ना, तो यहाँ पे चांद क्या हो गया? उपमान। और वह तो कोई भी साधारण व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, तो वहाँ वो हो गया उपमेय। ठीक है। समान धर्म सुंदरता। ठीक है, जो दोनों में समान क्वालिटी है, जिसको लेके हम दोनों को एक जैसा बता रहे हैं, वो हो जाता है समान धर्म या समान विशेषता। और वाचक शब्द, वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करें, जैसे कि सरिस, सा, सम, सी, इव, समान। ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द। इन्हीं वाचक शब्दों को आपको याद रखना है बस। यही एक ट्रिक है, टेक्निक है कि आप उपमा अलंकार बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। वरना रूपक भी रहता है, उत्प्रेक्षा भी रहता है। रूपक उत्प्रेक्षा दोनों में जो है दो दो चीज़ें आती हैं। उपमा में भी दो चीज़ें आती हैं। इसीलिए अगर बस ये ध्यान रखना है कि सम सा सी से शब्द आ रहे हैं, तो आपको बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के उपमा पे ही टिक करना है। ओके। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, अलंकार, वो होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी बहुत कुछ उपमा अलंकार से मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क यही दिखता है कि उपमा अलंकार में आपके ये वाचक शब्द होते हैं सम सा सी से, लेकिन रूपक अलंकार में ये शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मन चरण कमल बंदो हरि राई। अब चरण रूपी कमल, चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है। तो जब साधारण चीज को किसी चीज का पूरा रूप दे दिया जाए, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, वही होता है क्या? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में किसी भी साधारण चीज को किसी प्रसिद्ध चीज का रूप दे दिया जाता है। अब जैसे प्रीति नदी, ये भी प्रीति नदी शब्द जो है आपके सूरदास चैप्टर में आया था, है ना। प्रीति नदी में पावना बोरियो, प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में अब तक आपने पाँव नहीं डुबोए हैं। कौन कहता है? ये गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, है ना, कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी मतलब आपने प्रेम रूपी नदी में अब तक अपने पाँव नहीं डुबोए हैं। अर्थात
कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए हैं, अब आप भाग्यशाली हैं। अगर आप उनसे प्रेम करते तो क्या होता, आप भी हमारी तरह रो रहे होते, दुखी हो रहे होते, है ना। फिर आप हमको कैसे ज्ञान देते हैं, है ना। ये पंक्ति याद आ रही है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रीति शब्द है, प्रेम है, उसको किसकी तरह बताया जा रहा है, नदी की तरह बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम को पूरा नदी का रूप दे दिया गया, किसी चीज को किसी का रूप दे देना, वही हो गया रूपक अलंकार। ओके, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल का रूप दे दिया गया। गुरु पद कंज कमल, ओके, गुरु के चरणों को भी कमल का रूप दे दिया गया है। अब देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये तो आपका सम शब्द लिखा है, ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। नीर अमृत सम उत्तम है, ये भी उपमा अलंकार का है, जो वो पेज के कंटिन्यूएशन में लिखा है ना, तो ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे सम शब्द आया है, दोनों में देखो सम शब्द आया है। मुख मयंक, मुख किसकी तरह, मयंक, मयंक मतलब क्या होता है, चंद्रमा। नीर अमृत सा, पानी अमृत के समान है। ठीक है, अमृत के सम है, समान है। फिर रूपक अलंकार, जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब इसमें ना ये बताया जा रहा है कि उपमेय और उपमान में बिल्कुल भेद ही नहीं रह जाता है, दोनों बहुत ज़्यादा समान हो जाते हैं। जैसे प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम को उपमेय बताया जा रहा है कि नदी को उपमेय बताया जा रहा है, दोनों को बिल्कुल एक ही का रूप, एक दूसरे का रूप दे दिया गया। ठीक है, चरण कमल, चरण को कमल का बिल्कुल रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, भाई इसके साथ साथ मुझे ये भी आपसे बोलना है कि जो भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, वो हमें सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आती है तो आप जो है उसको सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, आपके अगर मतलब की होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात कुछ आपको डाउट होता है, दुविधा होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ अच्छा लगा करे तो थोड़ा सा लाइक करने से हमारा भी जो है उत्साह बढ़ता है कि हाँ, हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है। तो उसको भी आप थोड़ा सा देखिए कि हाँ भाई, हम भी मेहनत करके आपके लिए जो सामग्री है एकत्र कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, रूपक अलंकार में मैंने बताया कि एक का रूप दूसरे को दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरि राही, भगवान के जो चरण हैं उनको कमल का रूप दे दिया गया है। ठीक है, चरण मतलब कमल के समान सुंदर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर हरि के चरण उपमेय है और कमल उपमान का आरोप है। ठीक है, रूपक अलंकार है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि के जो चरण कमल हैं उनकी दोनों भाइयों ने वंदना की, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। ठीक है, भज मन चरण कमल अविनाशी, अब चरण कमल, यहाँ भी चरण को कमल का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूपक अलंकार में एक को दूसरे का रूप दे दिया है। और एक तो मैंने सूरदास वाला जो मैंने बताया ना आपके, उद्धव वाला, सूरदास के पद वाला कि प्रीति नदी, ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछते हैं। जब आपका ये एमसीक्यू आते हैं ना क्षितिज वाले, तो उसमें अक्सर पूछते हैं ये सूरदास का, मतलब ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि प्रीति नदी में पावना बोरियो में कौन सा अलंकार है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रूपक है। और अगर तुलसीदास की पंक्ति आ रही है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये तो रहा आपका क्या हुआ, रूपक अलंकार। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक दो बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारा जो अगला एग्जाम वो होगा, अलंकार होगा, वो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार।
जैसे उपमा अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं ना, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं। वो वाचक शब्द कौन से होते हैं? मनु मानो जनु जानो, ठीक है, मानहु जानहु, ये जो शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं? हाँ, ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं आपके वाचक शब्द होते हैं। अब उपमा और रूप, अच्छा एक इसमें जो जो बात स्टार लगा के एक बात मैंने रखी है कि उपमा और रूपक कई दृष्टियों से आपको एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें अंतर मुख्य यही होता है कि उपमा में सम सा सी से सरिस ये शब्द हैं, जबकि रूपक अलंकार में ये शब्द नहीं होते हैं। अगर किसी भी पंक्ति में इन शब्दों का प्रयोग है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर उपमा अलंकार को ही हम चिन्हित करेंगे, वहाँ पर कोई और रूपक नहीं लगाएंगे, ना उत्प्रेक्षा लगाएंगे। उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर सम सा सी से सरिस समान ये शब्द लिखे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे उपमा अलंकार है, ना कि रूपक अलंकार है, ठीक है। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार हमने कर दिया था। उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी चीज़ के होने की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। ये जो संभावना और कल्पना शब्द है ये आप याद रखिएगा। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बाकी शब्दों पर फोकस नहीं कर पाते हैं अगर, तो इन दो शब्दों पर ज़रूर फोकस करिएगा, संभावना और कल्पना। अगर किसी व्यक्ति वस्तु में किसी चीज़ के होने की संभावना प्रकट की जाए, कल्पना प्रकट की जाए, ये जो दो शब्द मैं अभी बता रही हूँ वही शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार को बताते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, वो कौन से होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं मनु मानो जनु जानो मानहु जानहु, ठीक है, ये सारे शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में लगते हैं, ठीक है। मानहु सूर काढ़ी डारी है वारी मदिते मीन, इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन यहाँ पे मानहु शब्द आया है ना, तो मानहु है, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप वो मानहु को देखिएगा, घबराइएगा नहीं ऐसी भाषा देख करके। थोड़ा ब्रज भाषा और अवधी भाषा थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मानहु सम सरिस इन शब्दों को ढूंढने का प्रयास करिए। सम सरिस है तो जैसे कोटि कुलिस सम है ना, कोटि भी कठिन है, कुलिस भी कठिन है, लेकिन सम तो आसान है, सम को पकड़ लीजिए और सम से उपमा बता दीजिए, ओके। अब मानहु शब्द अगर आया है तो मानहु शब्द से क्या लगाएंगे आप? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। मानहु सूर काढ़ी डारी है वारी मध्यते मीन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अभी आगे के पेज में उत्प्रेक्षा अलंकार आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पर अभी पुराना ही मेरा पेज कंटिन्यू हो रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा भी मैंने आपको समझा दिया। अभी आगे के पेज में भी आप उत्प्रेक्षा को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दो और हैं, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। अतिशयोक्ति भी बहुत आसान है। अतिशयोक्ति किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल देना कि भाई हम तो जो है टाटा बिरला की तरह हैं, तो अब वो बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया ना, तो वो क्या हो गया? अतिशयोक्ति हो गई। तुमने तो जो है मोती जैसे अक्षर लिख दिए, भाई मोती जैसे अक्षर कौन लिख पाता है, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है। और मानवीकरण मतलब प्रकृति में मनुष्य की क्रियाकलाप देखना, प्रकृति में मनुष्य की चीज़ें देखना, तो वो क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा, ओके। आपको वो देखना है। तो हमारे अभी देखिए ये 3 अभी हमारा पेज आएगा, तो उसमें आप देखेंगे, उत्प्रेक्षा को देखेंगे पहले। हाँ उत्प्रेक्षा देखिए, उत्प्रेक्षा में
उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान, बाकी आप उपमेय उपमान को उतना ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप ये देखिए संभावना और कल्पना कर ली जाए। किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के होने की संभावना या कल्पना। उपमेय भी वस्तु या व्यक्ति ही है, ओके, और उपमान भी वस्तु या व्यक्ति है। उसकी अगर हम संभावना या कल्पना कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो गया। अब देखो जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा, अब मानो लगा दिया, तो मानो लगा दिया तो हमने क्या हो गया, ये उत्प्रेक्षा हो गया। अगर मानो की जगह हम अगर सम लगा देते तब क्या होता, उसका मुख चंद्रमा समान है, समान लगा दिया तो क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्र, चंद्रमुख या चंद्रमुखी बोल दिया तब क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। कहती हुई, पहला एग्जाम्पल देखो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो पंकज नयन। हिम कणों से पूर्ण मतलब जो उत्तरा है, ठीक है, वो उत्तरा के जो नेत्र हैं वो कैसे भर गए, नेत्र आंसू से भर गए, पानी से भर गए, मतलब आंसू से भर गए। ऐसा लग रहा है कि हिम कणों से पूर्ण मानो हो पंकज नहीं, पंकज मतलब कमल। ऐसा लग रहा है कि कमल के ऊपर, कमल का फूल, अब कमल क्या है, उनका चेहरा है, उत्तरा जी का जो चेहरा है वो कैसा है, कमल है, उस पर जो आंसू है वो हिम की बूंदे, बर्फ की बूंदों के समान लग रहा है। मानो है ना, मानो लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें वाचक शब्द मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला देखो, अतिशयोक्ति। मैंने बोला ना कि अतिशयोक्ति में किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, किसी विषय वस्तु को खूब बढ़ा करके बोलना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि आपका ये जो है आपकी क्षितिज पुस्तक है, उसमें जो जब आत्मकथ्य पढ़ते हैं तो जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी बोलते हैं ना कि उसके गालों की जो लालिमा है, उनकी पत्नी के गालों की लालिमा से ही प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है उसने लालिमा ली हुई है। तो इतना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने कर दिया। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कहा जाता है ज़्यादातर इसमें ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो अस्वाभाविक हो, मतलब एबनॉर्मल हो, बिल्कुल भी स्वाभाविक ना हो, कॉमन ना हो। ठीक है, अब भाई किसी भी स्त्री के गाल इतने लाल थोड़ो नहीं होते हैं कि भाई जो सूर्य है, प्रातःकालीन सूर्य स्वयं उससे लालिमा ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक अस्वाभाविक चीज़ है अतिशयोक्ति अलंकार में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूंछ में आग जब वो गए थे ना लंका, उनकी पूंछ में आग लगाई जा रही थी, आग लगी नहीं थी। उनके पूंछ में आग लगने से पहले ही समस्त जो लंका है वो जल गई। ठीक है, तो यहाँ भी जो है थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया। हालांकि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी और हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था, ये बात पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि उनकी पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नष्ट हो गई, जल गई। तो यहाँ पर कवि ने थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। और इसके अलावा जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का बताया है कि ये जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य में उन्होंने बोला ना कि उनकी पत्नी के गाल इतने लाल हैं कि भाई प्रातःकालीन सूर्य जो है उसने उनकी पत्नी के गालों से ही लालिमा ली है। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है इसकी परिभाषा भी आ सकती है या फिर हो सकता है कोई उदाहरण भी दे दिया जाए, है ना, कि ये एक परिभाषा दे दी और पूछा जाए कि ये कौन सी मतलब कौन सा अलंकार है, या कोई पंक्ति दे दी और फिर पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये बताओ। अब नेक्स्ट आता है लास्ट में मानवीयकरण, जो मैं ऑलरेडी अभी थोड़ा सा बता चुकी हूँ। मानवीयकरण में जो प्रकृति होती है, जो बिल्कुल स्थिर होती है प्रकृति, ऐसा लगता है कि उसमें मनुष्य की गतिविधियों का संचार हो रहा है।
मानवीय गतिविधियों को जब देखा जाए तो वो होता है, क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे दिवसावसान का समय, दिन खत्म हो रहा है, ठीक है, शाम शुरू हो रही है और आसमान से संध्या सुंदरी जो है वो धीरे धीरे, संध्या जो गोधूली होती ना, बिल्कुल शाम का टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उस संध्या को स्त्री के समान बताया गया है। संध्या तो भाई संध्या एक डेट मतलब एक समय है ना, लेकिन उसको स्त्री के समान बताया जा रहा है, तो वो हो गया आपका संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब देखो एक में क्या था, मेघ कविता आपने पढ़ी थी एक 9th क्लास में। ये कविता पूरी तरह से मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है, ठीक है। मेघ आए बन ठन के, सज के संवर के। अब मेघ भाई कैसे बनेंगे ठनेंगे, भाई बनते ठनते तो मनुष्य है ना, लेकिन यहाँ पर मेघों को भी दिखाया गया, श्रृंगार करके आए हैं। जैसे मेहमान आते हैं ना कहीं पर श्रृंगार करके, वैसे बादल भी श्रृंगार करके आए हैं। तो कवि बोल रहा है मेघ आए बन ठन के संवर के, ठीक है। तो यहाँ पर मेघ, लताएं, बूढ़ा पीपल, तालाब, ठीक है, ये सारी की सारी प्रकृति में मानवीकरण दिया है। बहुत सुंदर मानवीकरण अलंकार इसमें है। तो इसी के साथ देखिए हमारा जो है आज का ये जो वीडियो है वो मैं समाप्त करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाइए, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए ताकि नया आपको कोई नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपके मतलब की आती है उसके बारे में, और अगर अच्छा लगता है आपको, पठन सामग्री अच्छी लगती है, तो कभी कभी लाइक करना भी बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि लाइक हम, सीधी सी बात है, किसी को पसंद करके, किसी को लाइक करके, किसी के कार्य को पसंद करके हम उसका उत्साह बढ़ाते हैं। धन्यवाद।